प्रश्न में लिया हूं। कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या में अंकों का जो योग है ये 12 है। अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या जो है दी गई संख्या से 18 अधिक हो जा रही है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है। चलिए इसका मैं बहुत ही सरल तरीके से सॉल्यूशन बताने वाला हूं, तो स्टूडेंट आराम से इसको समझते चलिएगा, ठीक है। अच्छा आप हमको बताइए कि दो अंकों की एक संख्या, दो अंक से मिलकर एक संख्या बन गई है, तो ये बताइए कि क्या हमको दो अंक मालूम है कि यही दो अंक है, चाहे 5 व 7 है? कुछ मालूम नहीं ना है कि दो अंक कौन सा है, तो नहीं है तो मानना पड़ेगा। एक चीज और है कि दो अंकों में जाहिर सी बात है कि एक इकाई की संख्या होगी और एक दहाई की संख्या होगी कि होगी नहीं, एक इकाई और एक दहाई की संख्या होगी दो अंकों में, तो हमको मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि माना, देखिए आराम से बताएंगे, आराम से नोट कीजिए। माना संख्या के दहाई व इकाई, माना संख्या के दहाई व इकाई, माना संख्या के दहाई व इकाई के अंक जो होंगे, अंक क्रमशः हमें मानना पड़ेगा, क्रमशः मान लेंगे हम x तथा y है, x तथा y है। जिस प्रकार मैं मान रहा हूं इसी प्रकार आपको फॉर्मेट लगा के लिखना है, ठीक है। माना संख्या के दहाई व इकाई का अंक क्या मान लेंगे हम, x तथा y मान लेंगे, ठीक है। अच्छा तब मैंने इकाई और दहाई की संख्या मैंने x y मान लिया। कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या में जो अंकों का योग 12 होना चाहिए, तो ये अंकों है ना, ये भी अंक है ये भी अंक है, इन दोनों अंकों का योग 12 दे रहा है। तो अगर मैं x प्लस y दोनों अंकों को जोड़ दूं तो कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। यहां से तो एक समीकरण पहले ही प्राप्त हो गया कि दो अंकों का योग 12 आ गया, ठीक है। अब देखिए आप हमको ये बताइए, तब अंकों का 12 योग आ गया। अच्छा अंक आपके दिए हैं x और y, ये अंक है, आपको बात समझिए, ये अंक है। तो अंक है तो संख्या में निकाल सकता हूं कि नहीं। और संख्या निकालने के लिए क्या होता है कि इकाई में 1 का गुणा किया जाता है और दहाई में 10 का गुणा किया जाता है, फिर दोनों को जोड़ेंगे तो संख्या प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो यहां से हम लिखेंगे इसलिए अभीष्ट संख्या, संख्या निकल जाएगी, इसलिए अभीष्ट संख्या क्या होगी कि जब हम दहाई में 10 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10x और प्लस इकाई में 1 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा y, मतलब 10x प्लस y, ये आपका संख्या निकल जाएगा। दो अंकों का यह संख्या निकल गया, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए तब यह संख्या निकल गया। आप कह रहा है कि अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, तब लिखेंगे हम लोग अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या। कह रहा है कि अगर अंकों का स्थान बदल दिया जाए तो संख्या क्या प्राप्त होगी। तो आप ही बताइए, जब x y था तो हमें 10x प्लस y प्राप्त होता था। अब अंक को चेंज कर दिया जाए, मतलब y को पहले कर दिया जाए, x को बाद में कर दिया जाए, तो संख्या क्या हो जाएगी, तब तो 10 को गुणा इसमें होने लगेगा, तो हो जाएगा 10y और प्लस x। तब अंकों के स्थान बदलेंगे तो संख्या हमारा 10y प्लस x प्राप्त हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए ये प्राप्त हो गया। अब कह रहा था कि जो ये न्यू संख्या प्राप्त हुई है अंकों के स्थान बदलने पे, यह संख्या इस संख्या से 18 अधिक है। तो ये बताइए कि मैं कहूंगा कि 5 है और ये 8 है, अब मैं कहूंगा इससे यह 3 अधिक है, तो इसे किस प्रकार लिखूंगा, 8 में से 5 को घटाऊंगा तभी तो हमको अंतर मालूम चलेगा 3। तो यही चीज कह रहा है कि यह संख्या इससे 18 अधिक है। तो प्रश्नानुसार, प्रश्न हमको कह रहा था ना, प्रश्न के अनुसार ही तो ये कह रहा था कि इससे 18 अधिक है। तो प्रश्नानुसार हम क्या लिखेंगे कि 10y प्लस x जो यह संख्या है वह इससे, मतलब इसमें से अगर घटा देंगे 10x प्लस y तो हमको मालूम चल जाएगा कितना अंतर आ रहा है, 18 अंतर आ रहा है। मतलब यह संख्या इससे 18 अधिक है, तो बड़ी में से छोटी घटाएंगे तभी तो मालूम चलेगा कि 18 अधिक है, सिंपल। अब देखिए करना हमको यह चीज है, ये हो जाएगा 10y प्लस x माइनस, यह हो जाएगा 10x माइनस गुणा इस प्लस में होता जाएगा माइनस y बराबर 18 स्टूडेंट। अब करना हमको ये चीज है कि देखिए सिंपल तरीके से समझिए, 10y में से अगर 1y घटा दूं तो क्या बच जाएगा, 9y बचेगा कि नहीं, आराम से बचेगा। और 10x देखिए प्लस x और माइनस 10x, ये क्या हो जाएगा माइनस 9x, ठीक है। 10x में से x घटा दें 9x बच जाएगा, बराबर यहाँ 18 बच गया। 9 इसमें भी 9 इसमें भी, 9 हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, y माइनस x बच जाएगा बराबर 18। अब यहाँ से y माइनस x निकालूंगा तो 18 बटे क्या आ जाएगा 9, कटा दूंगा तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा y माइनस x बराबर क्या आ जाएगा 9 दूनी के 18, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ स्टूडेंट y माइनस x बराबर 2 आ गया। इसे हम समीकरण क्या मान लेंगे, दूसरा मान लेंगे स्टूडेंट, ठीक है। इस समीकरण क्या मान लेंगे, दूसरा मान लेंगे।
अब देखिए समीकरण पहला यहाँ आपको दिखाई दे रहा है और समीकरण दूसरा यहाँ दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा पेज आपको चेंज कर देता हूँ, पेज इस पेज में क्योंकि पेज वो भर गया है। तो देखिए दो समीकरण हमको प्राप्त हो गया है। पहला हमको प्राप्त था एक्स प्लस वाई बराबर 12 था, यह समीकरण पहला था, और दूसरा जस्ट अभी प्राप्त हुआ है वाई माइनस एक्स बराबर 2, यह समीकरण दूसरा। अब इसका काम खत्म, इसको हटा देते हैं, अब इसी में से काम होगा। अभी दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, जोड़ने पर हम लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण 1 व समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करने पर स्टूडेंट, जोड़ने पर। अब दोनों समीकरणों को क्या कर देंगे स्टूडेंट, हम जोड़ देंगे। तब जोड़ेंगे तो आप ही बताइए कि x प्लस वाई बराबर 12 यह समीकरण पहला है और वाई माइनस एक्स बराबर 2 यह समीकरण दूसरा है। जोड़ने पर तो चिन्ह परिवर्तित होता नहीं है, तब माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल हो गया, अब प्लस वाई मिलकर 2y हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 12 2 हो जाएगा 14 स्टूडेंट। यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 14/2 हो जाएगा। कटा देंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2 7 14, y बराबर 7 आ गया। अच्छा y बराबर 7 आएगा तो लिख दीजिए y बराबर 7 का मान किसी समीकरण में रख दीजिए। तो y बराबर 7 का मान समीकरण किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, किसी में रख सकते हैं, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण तब 1 में रखेंगे, समीकरण 1 उतारना पड़ेगा, तो x प्लस वाई बराबर समीकरण आपका पहला है। तो आप देखिए x को x रहेगा, y आ गया तो y जगह क्या रखेंगे 7, बराबर हो जाएगा 12। अब यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो 12 और प्लस 7 उधर जाएगा तो -7, तो x बराबर 12 में से 7 गया तो 5। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे x बराबर 5 आ गया और y बराबर 7 आ गया, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट होगा क्या, इसको हम दहाई का अंक माने थे, x को हम किसका दहाई का अंक माने थे, इसको हम इकाई को अंक माने थे, ठीक है। तो दहाई का मतलब कि x और इकाई का मतलब y, वो संख्या हम क्या माने थे, x y माने थे, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या था, वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछा था, वह संख्या। और संख्या हमारे क्या था, अभीष्ट संख्या हम क्या माने थे, देखिए यहाँ पे अभीष्ट संख्या हम क्या माने थे, ऊपर जैसा कि देखें अभीष्ट संख्या ये तो था 10x प्लस वाई, यही तो संख्या माने थे अभीष्ट संख्या। तो सिंपल 10 और गुणे x का वैल्यू कितना है भैया 5 और प्लस y का वैल्यू कितना है 7, तो 10 5 50 और प्लस 7 जोड़ेंगे तो 57, मतलब वो अभीष्ट संख्या क्या हो जाएगी 57, जिसका दोनों का योग देखिए जोड़ने पर 12 भी हो रहा है। मतलब कि स्टूडेंट बिल्कुल सही ढंग से सवाल लगा हुआ है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, नो डाउट आपको होगा क्वेश्चन में, ठीक है। बहुत ही ज्यादा मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन में पहला क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। तो लाइक करते रहिए, चैनल पर नए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट। ये आपका क्वेश्चन देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। कह रहा है कि समीकरण x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/4 बराबर 0 को हल कीजिए। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए मैं बताता हूँ इसका सोल्यूशन किस ढंग से होगा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/4 बराबर 0, ठीक है। कह रहा है इसको हल कीजिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 1/4 को गुणा हम किस में करेंगे, x स्क्वायर में। आप ही बताइए जब 1/4 को गुणा हम x स्क्वायर में करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/4 x स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि स्टूडेंट गुणा करने पे 1/4 x स्क्वायर आना चाहिए और जोड़ने पे क्या आना चाहिए, x आना चाहिए। चलिए कोई ऐसा संख्या बताइए, ठीक है। तो ये ऐसा संख्या क्या हो जाएगा, यही तो हो जाएगा 1/2 गुणे 1/2, क्योंकि 1/2 में 1/2 को गुणा करेंगे तो यह जाएगा ऊपर 1 और 2 दूनी के 4 नीचे आ जाएगा, ठीक है। यही तो कंडीशन बन रहा है, ठीक है। और देखिए इसे जोड़ेंगे तब x क्या कुछ नहीं तो 1 छिपा होता है, इसको जोड़ेंगे तो 1 भी आ जाएगा, मतलब कि हमारा बिल्कुल कंडीशन। इसको जोड़ने पर कितना आएगा, देखिए 1/2 प्लस 1/2 जोड़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 1 प्लस 1 2/2 कट जाएगा तो 1 ही तो आ रहा है, मतलब बिल्कुल एकदम सेटिस्फाइड हो रहा है, ठीक है। ये रफ कार्य आपका है। अब करना हमको क्या है, यहाँ पे इसको लगाना, तो हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1/2 है ना, तो लिखेंगे 1/2x प्लस 1/2x, क्योंकि 1/2x में 1/2x का गुणा करेंगे तो 1/4x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और 1/2x में से 1/2x तब इसको जोड़ेंगे तो x भी आ जाएगा, ठीक है, मतलब सही हो रहा है। आप प्लस 1/4 लगा देंगे बराबर 0। अब देखिए पेयर बना देंगे, इसका पेयर इसके साथ, इसका पेयर इसके साथ, इसमें भी x है इसमें भी x है, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x प्लस यहाँ पे बचेगा 1/2 बच जाएगा, और प्लस यहाँ पे स्टूडेंट क्या कॉमन ले लिया जाए, यहाँ पे हम लोग ले लेंगे 1/2 कॉमन ले लिया जाए स्टूडेंट। 1/2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से x बच जाएगा, और यहाँ से कॉमन लेंगे तो 2 दूनी के 4, यहाँ से 1/2 बच जाएगा बराबर 0 बच जाएगा। अब सिंपली देखिए x प्लस 1/2 इसमें भी है, x प्लस 1/2 इसमें भी, इसको कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1/2 एक में आ जाएगा, और एक बचेगा x प्लस 1/2 इसमें बच जाएगा बराबर 0, क्योंकि ये वाला इसमें और ये दोनों जोड़ेंगे तो इसमें। अब सिंपली देखिए x प्लस 1/2 इसमें भी है, x प्लस 1/2 इसमें, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो x प्लस 1/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 0 आ गया। अब इसमें आप ही समझिए कि
वर्ग है, इधर जाएगा तो वर्गमूल में हो जाएगा, तो x प्लस 1/x बराबर, ये वर्ग उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल में हो जाएगा, तो हो जाएगा x प्लस 1/x। अब 0 का वर्गमूल 0 ही होता है। अब यहाँ से स्टूडेंट हम किसका वैल्यू निकालते हैं यहाँ दोनों होगा जी, 1/2 है, ये भी 1/2 है, सॉरी इसको 1/2 लिख लीजिएगा। अब देखिए x बराबर प्लस 1/2 उधर जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यह जो x बराबर माइनस 1/2 आएगा, यही क्या होगा, दी गई समीकरण का हल है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे -1/2 दी गई समीकरण का हल है, दी गई समीकरण का हल है। ठीक है, दी गई समीकरण का क्या है, हल है स्टूडेंट। ठीक है, ये 2 है, इसको स्पष्ट लिख लीजिएगा, ये 2 है। ठीक है, चलिए तो देखिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। गुणनखंड दिया था कि इसको समीकरण को हल करने की गुणनखंड विधि से, तब कितना अच्छा से हम लोग ने इसे सॉल्व कर दिया। चलिए स्टूडेंट, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि यदि द्विघात समीकरण x² प्लस 3x माइनस p बराबर 0 का एक मूल आपको दे रखा है 2 है, तो p का मान ज्ञात करने के लिए बोला। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, चलिए बताता हूँ आपको कि इसे किस प्रकार आप सोल्यूशन करेंगे बहुत ही अच्छे ढंग से। देखिए लिखने का तरीका भी होना चाहिए, एग्जामिनर आपका लिखने का तरीका देखता है, अगर लिखने का तरीका आपका सेटिस्फाइड हो रहा है उसको तुरंत नंबर देगा। ये नहीं कि सवाल पढ़े तो आपको लगाना चालू कर दें तो मतलब उतना नंबर आपको मार्क्स वो नहीं देगा, वो जानेगा कि मतलब उल्टा सीधा आप लगाएं। लिखने का फॉर्मेट देख के हुआ जान जाता है कि लड़का पढ़ा हुआ अच्छा कि नहीं। तो देखिए लिखने का फॉर्मेट आपको बताता हूं। जैसे आपने एक क्वेश्चन पढ़ लिया तो लिखेंगे आप यहाँ पे, चूंकि देखिए द्विघात समीकरण दिया है तो लिखना पड़ेगा आपको कि द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण क्या है आपके पास कि x² प्लस 3x माइनस p बराबर 0 का एक मूल दे रखा है आपको, का एक मूल क्या है, 2 है। ठीक है, लिखना पड़ता है द्विघात समीकरण इतना का एक मूल 2 है। इसलिए हम क्या करेंगे कि x बराबर 2 द्विघात समीकरण में रखने पर, क्योंकि एक मूल तब 2 है तो x बराबर 2 रखेंगे तो p का वैल्यू निकल जाएगा। तो x बराबर 2 द्विघात समीकरण में रखने पे, अब जो x बराबर 2 है द्विघात समीकरण में रखने पर, तो द्विघात समीकरण का आपके पास है x² प्लस 3x माइनस p बराबर 0 है। अब x बराबर 2 रख दीजिए तो यहाँ x आ गया तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर और प्लस 3 गुणे x आ गया तो 2 माइनस p बराबर क्या हो जाएगा 0। अब रिटर्न 2 कवर करेंगे तो आ जाएगा 4 और 3 दूनी के 6 माइनस p बराबर 0, 6 4 10 माइनस p बराबर 0। अब देखिए 10 माइनस p उधर जाएगा तो प्लस p, तो p बराबर क्या आ गया 10 आ गया, तो p बराबर 10। यही तो वैल्यू उनसे पूछा था कि p का वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो p का वैल्यू 10 आ गया। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यह बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये आंसर आपका आ गया। तो देखिए बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने छोटे ही शब्दों में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन इसको कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 आपको नो डाउट होगा, क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में भी आ गया होगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एनसीईआरटी एग्जामिनर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप जाके देख सकते हैं, बहुत ही बार पूछा गया, बहुत बार इस क्वेश्चन को मैं देखता हूँ कि एक संख्या और उसके व्युत्क्रमों का योग जो फल है 4 से 1/4 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या है और उसके व्युत्क्रमों का योगफल जो है 4 से 1/4 है, तो संख्या ज्ञात करने के लिए बोला। देखिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए देखिए इसे किस प्रकार इसका हल करेंगे हम लोग, बहुत ही सिंपल तरीके के। ठीक है, तो वो संख्या तो हमको मालूम नहीं कि वो संख्या कौन सी है और उसका व्युत्क्रम कौन सा है कि उसको जोड़ूं तो 4 से 1/4 होगा। ठीक है, मानना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे कि माना संख्या x है, उस संख्या को क्या मान लें कि x, जो नहीं मालूम रहता उसको x ही माना जाता है। तो माना संख्या x है, तब x हमको मालूम चल गया, तब x संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा, तब x संख्या का व्युत्क्रम आप ही बताइए, व्युत्क्रम मतलब उल्टा है, तो x संख्या का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। ठीक है, इसका उल्टा यही तो होगा। चलिए अब कह रहा है प्रश्न अनुसार कि अब उस संख्या भी मालूम चल गया, उसका व्युत्क्रम भी मालूम चल गया, उन दोनों को जोड़ने पर 4 से 1/4 हो रहा है, तो x और प्लस 1/x इस दोनों को जोड़ेंगे तो वो कितना आएगा 4 से 1/4 आएगा। ठीक है, अब इसे हल कर लेते हैं। तो स्टूडेंट इसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, x में x गुणा हो जाएगा तो x² प्लस 1/x हो जाएगा, अब बराबर 4 चौको 16 17/4 हो जाएगा। अब सिंपली करना, गुणा कर दिए, इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 4x² प्लस 4 एकम 4, अब बराबर इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 17x हो जाएगा। अब सिंपल करना है अब यहाँ से कि 4x² प्लस 17x इधर आएगा तो माइनस 17x प्लस 4 इधर रहेगा, इधर बराबर 0 बच गया। अब सिंपली इसको गुणनखंड बन गया, हल करना है तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो 4 चौको 16x², गुणा करने पर 16x आए और
स्टूडेंट जोड़ने पे कितना आ जाए 17 आ जाए। ठीक है, अब देखिए इसको करना क्या है, तो 16 कम 16 ये तो लग रहा है, 16 में एक गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा, 16 में जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा, तब यहाँ पर लिख दीजिए 4x² माइनस 16x माइनस एक्स प्लस 4। अब कहेंगे कि ये क्या लिख दिए, तो 16x में एक्स को गुणा करेंगे तो 16x² आ जाएगा, और माइनस 16x माइनस एक्स जोड़ेंगे तो माइनस 17x भी आ गया, तो मतलब सही ना है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पेयर बना लीजिए, इसका जोड़ा इसके साथ, इसका जोड़ा इसके साथ, यहाँ पे आप 4x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस यहाँ बचेगा 4 चौको 16 4, अब माइनस यहाँ पे कुछ नहीं तो एक कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x, और माइनस गुणा इस प्लस में होगा तो हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 4 बराबर 0। इसमें भी x माइनस 4 आ गया, इसमें भी x माइनस 4 आ गया, तो x माइनस 4 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, एक में बच जाएगा 4x माइनस 1 बराबर 0। अब सिंपली तब इतना आ गया था, हम क्या करेंगे यहाँ पे x माइनस 4 बराबर 1 बार 0 कर देंगे, और एक बार 4x माइनस 1 बराबर 0 कर देंगे, तो यहाँ x बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ से 4x बराबर माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1, और x बराबर 1/4 आ जाएगा। तो देखिए x का दो मान आ रहा है, एक 4 आ रहा है और एक 1/4 आ रहा है। ठीक है, तो अभिष्ट संख्या जो कह रहा है कि वो संख्या ज्ञात कीजिए, तो अभिष्ट संख्या लिखेंगे, अतः यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को, अब दिखाई दे रहा होगा, अतः अभिष्ट संख्या 4 व 1/4 हो जाएगी। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। तो जैसा कि देख पा रहे हैं बहुत ही ज्यादा मोस्ट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैंने बहुत अच्छे ढंग से आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे स्टूडेंट, नो डाउट आपको होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट अच्छे ढंग से, तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 5 की ओर उसको देखेंगे। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 2 है तथा उनके वर्गों का योग जो है 34 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट प्रश्न है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर यह प्रश्न है स्टूडेंट। देखिए किस प्रकार इसे सोल्यूशन करेंगे, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए करना ये चीज है, कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 2 है तथा उनके वर्गों का योग 34 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। अच्छा आपको संख्या मालूम है क्या हो कि दो संख्या कौन सी है जिसका अंतर 2 है? वो दोनों संख्या ही हमको मालूम नहीं है, तो दो संख्या हमको मालूम नहीं होती तो मानना पड़ता है स्टूडेंट। तो हम लोग लिखेंगे माना संख्याएं, माना संख्याएं क्रमशः, मानना पड़ेगा कि माना संख्याएं क्रमशः क्या x और y है, माना संख्याएं क्रमशः x और y है। अब जाहिर सी बात है कि दो संख्या है तो दो संख्याओं में से एक संख्या तो 100% बड़ी होगी, तभी तो बड़ी में से छोटी घटाएंगे तो अंतर मालूम चलेगा। तो अब लिखेंगे जहां x जो है वो y से क्या है बड़ी है, मतलब कि x बड़ी और y छोटी है। ठीक है, तब x बड़ी y छोटी है, तो यहाँ पे हम लोग देखिए दिया है, क्या दिया है आगे इस क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि दिया है दोनों संख्याओं का अंतर 2, दिया है कि नहीं, दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है 2 दे रखा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि बड़ी में से अगर छोटी को हटाएंगे तभी तो अंतर मालूम चलेगा, तो x माइनस 5 बराबर 2, इसे समीकरण 1 मान लीजिए, सिंपल सी बात। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और दिया है, तथा लिखा है कि दोनों संख्याओं, तथा दोनों संख्याओं दिया है, तथा दोनों संख्याओं के वर्गों का योग, दोनों संख्याओं के वर्गों का योग। जिस प्रकार मैं बता रहा हूँ उसी ढंग से आपको एग्जाम में लिखना है। योग कितना दे रखा है 34 दे रखा है, इसका मतलब कि एक संख्या x है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, एक संख्या y है तो इसका स्क्वायर कर दिया, दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए 34 आना चाहिए। यह फॉर्मेट बन गया, यह समीकरण दूसरा बन गया। ठीक है, अब देखिए अच्छा इस समीकरण पहला से देखिए कुछ वैल्यू निकल रहा है, समीकरण पहला से, समीकरण पहला क्या आपको दे रखा है, ये तो दे रखा है कि x माइनस वाई बराबर 2 रखा दे रहा है। ठीक है, आप ये बताइए कि x प्लस 2 इधर आएगा तो माइनस 2 बराबर माइनस वाई उधर जाएगा तो प्लस वाई। ठीक है, हमको ये मालूम चल गया कि y बराबर क्या आ गया x माइनस 2 आ गया, तो y बराबर x माइनस 2 आ गया स्टूडेंट। तो हम लोग क्या लिखेंगे y बराबर x माइनस 2 का मान, y बराबर x माइनस 2 का मान समीकरण किस में रख देंगे, समीकरण दूसरे में रखने पे, समीकरण दूसरे में रखने पे। अब समीकरण दूसरा में रखना पड़ेगा, तो समीकरण दूसरा क्या है आपका कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 34, ये तो दिया है। चलिए रखते हैं, तो देखिए x स्क्वायर को तो x स्क्वायर आ जाएगा, y की जगह में क्या लिखना पड़ेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा, क्योंकि y की वैल्यू x माइनस 2 है, इसका स्क्वायर कर देंगे बराबर 34 आएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब सिंपली आपको करना है ये चीज कि x स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये होता है। तो हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2, a क्या यहाँ पे x और b क्या यहाँ पे 2 बराबर 34 आ गया। ठीक है, अब सिंपली करना इसको यह चीज है कि x स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर और प्लस 4 माइनस 2 दूनी के 4x बराबर 34 आ गया। अब सिंपली करना है कि एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट, और प्लस 4 माइनस 4x और प्लस 34 इधर आएगा तो माइनस 34 बराबर बच गया 0। अब सिंपली आप ही बताइए, हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x को इधर कर दीजिए, ठीक है, और माइनस 34 और प्लस 4 तो ये हो जाएगा माइनस 30 बराबर 0 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब सिंपली आपको ये करना है कि यहाँ 2 कॉमन ले सकते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी के 4x और माइनस यहाँ से 15 हो जाएगा बराबर 0। अब ये 2 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 बराबर 0। अब ये फॉर्मेट बन गया। अब इसका हमें निकालना पड़ेगा गुणनखंड की एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 बराबर 0 स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि गुणा करने पे 15 आना चाहिए, घटाने पे 2x, तब 5 3 15, ये तो फॉर्मेट बन रहा है। तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 2x और 3 या ना 3x और माइनस 15 बराबर 0, क्योंकि 5x और 3x जोड़ेंगे तो 15x स्क्वायर और माइनस 5x में से 3x घटाएंगे तो माइनस 2x भी आ जाएगा, मतलब बिल्कुल सही है। जोड़ा बना लेंगे तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस कितना बच जाएगा 5 और प्लस यहाँ 3 कॉमन लेंगे तो x और माइनस 5 बराबर 0। इसमें भी x माइनस 5 इसमें भी x माइनस 5 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा x माइनस 5 1 में 8 हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 0। अब करना क्या है, x माइनस 5 बराबर 1 में 0 कर दीजिए, 1 में x प्लस 3 बराबर 0 कर दीजिए तो x बराबर यहाँ से 5 निकल जाएगा और यहाँ से x बराबर क्या निकल जाएगा माइनस 3 निकल जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट हमसे पूछा क्या था कि संख्याएं ज्ञात कीजिए स्टूडेंट, ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा था स्टूडेंट कि संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए स्टूडेंट हमसे पूछा ये चीज कि संख्याएं ज्ञात करने के लिए देखिए संख्याएं किस प्रकार ज्ञात होगा। तो देखिए x बराबर यहाँ पे तो 5 आ गया और x बराबर माइनस 3, तो हम जैसा जानते हैं कि x बराबर माइनस 3 तो नहीं लेंगे क्योंकि ऋणात्मक है, x बराबर 5 ही लेंगे। हम संख्या क्या माने थे तब x बराबर 5, एक तो x बराबर 5 आ ही गया और एक समीकरण माने थे कि y बराबर क्या था x माइनस 2, ये समीकरण यहाँ प्राप्त हुआ तुमको, यहाँ x की वैल्यू रख देंगे तो y बराबर x 5 माइनस 2 तो y बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो x बराबर 5 आ गया और y बराबर 3, मतलब 5 और 3 ये 2 संख्याएं आ गई, ठीक है। तो इस प्रकार इसका सलूशन होगा स्टूडेंट। कह रहा है कि रैखिक समीकरणों 2x माइनस वाई बराबर 3 और 4x माइनस वाई बराबर 5 से निरूपित रेखाओं की प्रकृति ज्ञात कीजिए। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको 2 समीकरण दे रखा है, दोनों समीकरणों को आपको हल करके बताना है कि इसकी प्रकृति क्या होगी, ठीक है। तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है स्टूडेंट। तो देखिए पहला समीकरण आपको कैसे हल करते हैं। पहला दिया है आपको कि 2x माइनस वाई बराबर क्या दे रखा है 3 और दूसरा दे रखा है यहाँ पे कि 4x माइनस वाई बराबर 5 दे रखा है स्टूडेंट, ठीक है। अब सिंपल करना हमको स्टूडेंट क्या है, इसको ध्यानपूर्वक आप समझिए। तो सबसे पहले करना है कि जो ये आपको दिया है यहाँ पे 2x माइनस वाई और ये प्लस 3 जो है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 3 बराबर इधर रख लीजिए 0 बच जाएगा। इसी तरह ये हो जाएगा 4x माइनस वाई और प्लस 5 इधर आएगा तो माइनस 5 बराबर 0 आ जाएगा। देखिए ये रैखिक समीकरण, तो रैखिक समीकरण का फॉर्मेट क्या होता है। तो देखिए 2 समीकरण है इसलिए इसे मानेंगे हम a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 मान लेंगे। इसे दूसरा का समीकरण है तो इसलिए a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 मान लेंगे। तो इसको इससे तुलना करने पे इसको इससे तुलना करने पे अब दोनों से तुलना कर देंगे स्टूडेंट। अब तुलना कर रहे हैं तो बताइए x से x कैंसिल, तो a1 बराबर क्या आ गया 2, अब देखिए y से y कैंसिल, लेकिन y के आगे एक छिपा है ना तो ये क्या हो जाएगा b1 बराबर क्या आ जाएगा माइनस 1 आ जाएगा और c1 बराबर 3 आपको माइनस 3 दिखाई दे ही रहा है, ठीक है। c1 बराबर माइनस 3 है, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं माइनस 3 है, ठीक है। चलिए मिल गया क्या जी कि में ये बराबर माइनस 3 है, अब तो सही है। इसको देखिए x से x कैंसिल तो यहाँ पे a2 बराबर 4 आ गया। इसी तरह y से y कैंसिल तो b2 बराबर माइनस 1 आ गया क्योंकि एक छिपा रहता है और c2 बराबर क्या आ गया माइनस 5 आ गया। अब स्टूडेंट तब a1 और a2 और b1 b2 और c1 c2 का वैल्यू निकल गया है, तब इसको तुलना करके इसकी प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं स्टूडेंट। तो चलिए a1 बाटा a2, a1 कितना दिया है 2 और a2 कितना दिया है 4, यहाँ से कटाएंगे तो 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4, a1 बाटा a2 का अनुपात कितना आ गया 1/2। इसी तरह यहाँ हम निकालेंगे b1 बाटा b2 निकालेंगे तो b1 कितना दिया माइनस 1 और b2 कितना दिया है माइनस 1, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल तो यहाँ कितना जाएगा 1। तो हम देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पे a1 बाटा a2 है वो बराबर नहीं हो पा रहा है स्टूडेंट b1 बाटा b2 के। ये समीकरण जब आपका बने कि a1 बाटा a2 बराबर नहीं होता b1 बाटा b2 के तो ये दी गई रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ये इसका मतलब होता है प्रतिच्छेदित रेखाएं होती है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे लास्ट में कि अतः दी गई रेखाएं, अतः दी गई जो रेखाएं हैं, दी गई रेखाएं एक बिंदु पर क्या एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं स्टूडेंट। यह फॉर्मेट बनेगा, समझ रहे हैं आप लोग। हाँ
तो ये फॉर्मेट, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है। तो इस क्वेश्चन को किसी कीमत पे आपको याद कर लेना है और ये लगाना तब जान गए होंगे, ठीक है। नॉर्मल तरीके, इतना सरल तरीके से मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर पहला आपको क्लियर हो गया होगा, नो डाउट आपको होगा। तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन फिर क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। चलिए फ्रेंड, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा गया जो कि आपका 2019 में भी पूछा गया था और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी है। कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस 2 करनी में 5x प्लस 15 बराबर 0 के दो मूल समान है तो पी का मान ज्ञात करने के लिए बोला। स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए इसे बताता हूँ कि किस प्रकार हल करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले दी गई समीकरण जो दिया है उसको हम तुलना कर देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि दी गई समीकरण बहुत ही इजी है। दी गई समीकरण, क्या समीकरण दे रखा है कि पी एक्स स्क्वायर माइनस 2 करनी में 5x अब प्लस 15 बराबर 0, ये तो दे रखा है। इतना कि ए एक्स स्क्वायर अब प्लस बी एक्स प्लस सी, क्योंकि द्विघात समीकरण का फॉर्मेट यही होता है, बराबर 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पे, ठीक है, तुलना करने पे। अब इससे हम तब तुलना करेंगे स्टूडेंट, तब आप यही बताइए कि पी एक्स स्क्वायर माइनस 2 करनी में 5x और प्लस 15 बराबर 0, और इसके नीचे इसको हम फार्मूला को लिख देंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। आप तुलना कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल, तो ये बराबर क्या निकल गया, पी एक्स से एक्स कैंसिल, तो बी बराबर 2 माइनस करनी में 5 निकल गया। इसी तरह सी बराबर क्या निकल गया, 15 निकल गया। तुलना करने पे ए बी सी का वैल्यू हमको निकल गया स्टूडेंट। अब हमको ये लिखा है कि दो मूल समान है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। अगर इसके दो मूल समान है, जब दो मूल समान देने लगा है तो समझ लीजिए कि इसलिए यहाँ पे लिखेंगे कि मूल समान है, ताकि एग्जामिनर समझ में आ जाएगा उसको कि मूल समान है। तो मूल समान होता है तो ये होता है कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac विविक्तर का फार्मूला होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ये होता है 0 के बराबर होने लगता है। दो मूल समान है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, बस अब कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मेट पे आपको रख देना है। तो देखिए बी का वैल्यू क्या है, माइनस 2 करनी में 5 का क्या कर देना आपको, स्क्वायर कर देना है, ठीक है। अब माइनस 4a कितना दिया है p और c कितना दिया है 15 बराबर 0 हो गया। अब स्टूडेंट देखिए माइनस दो का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, गुड़े करनी में 5 का वर्ग करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब माइनस 15 चौको 60p हो जाएगा बराबर 0, ऐसे करेंगे तो 15 चौको 20 माइनस क्या हो जाएगा 60p बराबर 0 स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए करना आपको यहाँ पे स्टूडेंट यह है कि ये हो जाएगा 20 बराबर माइनस 60p उधर जाएगा तो प्लस 60p हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से p का वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट, क्या हो जाएगा 20/60 हो जाएगा, घटा दीजिए तो p बराबर 20 से कम 20 20 3 60, तो p का वैल्यू निकल गया 1/3। तो ये तो हमसे पूछा था कि मूल समान है तो p का मान ज्ञात कीजिए, तो p का वैल्यू निकल गया 1/3, आंसर हो गया। तो सिंपल, तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पहले तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल इतना तो याद रख लीजिए क्योंकि 70% एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी एग्जाम्पल सबसे ज्यादा रहते हैं। तो इस तरह आपको सारी चीजें प्रैक्टिस हो रही है, प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन आपको क्लियर होता जा रहा है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर दूसरा आपने क्लियर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को क्वेश्चन नंबर तीसरे में स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्लियर है तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर, सॉरी क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पे आ गया, बहुत ही ज्यादा मोस्ट, ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है स्टूडेंट, ठीक है। यह क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में DE समानांतर BC है तब AD का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है स्टूडेंट कि जो DE रेखा है वो BC के क्या है, समानांतर है, तो आपको इस AD का वैल्यू निकालना है, इस AD का वैल्यू। तो बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट, ये त्रिभुज का क्वेश्चन है। तो देखिए किस प्रकार इसे हल करेंगे, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो हल में स्टूडेंट पहले लिखेंगे कि दी गई आकृति में, पहले क्या दिया उसको लिखेंगे, दी गई आकृति में क्या दे रखा है, दी गई आकृति में यही तो बताया है कि जो DE है वो पैरेलल है किसके, BC के, ठीक है। DE जो है समांतर है BC के, तब बस तब DE BC के समांतर हो जाएगा तब आधारभूत समानुपातिक प्रमेय लगा देंगे स्टूडेंट। और आधारभूत पर समानुपातिक प्रमेय ये कहता है कि AD बटे में DB E बराबर जो AE बटे में क्या होता है, EC होता है। देखिए यहाँ पे AD बटे में DB बराबर AE बटे में EC, ये आपका क्या कहलाता है स्टूडेंट, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। तो यहाँ लिखना पड़ेगा आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से
आधारभूत समानुपाती प्रमेय से स्टूडेंट ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए तब आधारभूत समानुपाती प्रमेय से हो गया। अब वैल्यू रख लीजिए, एडी हमको निकालना है तो एडी को एडी रख देंगे, डीबी का वैल्यू हमको दिया है 7.2 बराबर, यहाँ पे एई का वैल्यू दिया 1.8 और यहाँ ईसी का वैल्यू दिया 5.4। अब स्टूडेंट देखिए 5.4 का गुणा एडी में होगा तो क्या हो जाएगा, एडी इंटू 5.4 बराबर इसका गुणा इसमें होगा तो क्या हो जाएगा 1.8 इंटू 7.2 हो जाएगा। इसी तरह जब हम एडी का यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो 1.8 गुणे 7.2 बटे में क्या आ जाएगा 5.4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक अंक बाद ये भी दशमलव, एक अंक बाद ये भी दशमलव। ठीक है स्टूडेंट, तो दशमलव से दशमलव एक कैंसिल, तो 18 तिहाई 54, तो एडी बराबर क्या हो जाएगा, अब इसका भाग देंगे तो 3 दूनी के 6 और दशमलव 3 चौको 12, तो एडी बराबर क्या आ गया 2.4 सेंटीमीटर। एडी बराबर 2.4 सेंटीमीटर। यही तो हमसे पूछा था कि एडी बराबर क्या होगा, एडी का मान, तो एडी का मान कितना निकल गया 2.4 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं इसको बता दिया हूँ, आप इसे अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 आपने बेहद अच्छे ढंग से नोट कर लिया है। तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 और कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए जो है 6,9 अब बी 0,1 और सी -6,-7 संरेख हैं। ये 2019 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी क्वेश्चन है। तो अब देखिए संरेख बताया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि दिया है क्या दिया है, दिया हमको ये है कि जो ए है वो है 6,9। ठीक है, अब ये जो ए है 6,9 इसको हम मान लेंगे क्या स्टूडेंट, इसको मान लेंगे x1 और y1 मान लेंगे। ठीक है, इसी तरह जो b है वो दिया है 0,1, इसको हम लोग क्या मान लेंगे x2 और y2 मान लेंगे स्टूडेंट। इसी तरह c दिया है आपका -6 और -7, इसको स्टूडेंट हम मान लेंगे क्या x3 और y3 मान लेंगे स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ कामा लगा दीजिए। ठीक है, तो अब हमको x1 x2 x3 y1 y2 y3 निकल गया है। अब हमको दिया है क्या, कह रहा है कि जो निर्देशांक आपको दिखाई दे रहे हैं इसका जो ये बिंदु है ये क्या है, संरेख है। ठीक है, तो आप देखिए संरेख कब होता है, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर हो जाता है तो उसी कंडीशन में वो संरेख होता है। तो हम लोग निकालेंगे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि x1 y1 x2 y2 और x3 y3। ठीक है, यहाँ पे बीच में कामा लगा दीजिए क्योंकि अलग अलग होते हैं। ठीक है, से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए इसका क्षेत्रफल निकाल के 0 के बराबर कर देंगे तो वो संरेख हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, ये होता है 1/2 x1, फिर कोष्टक में आपको लिखना पड़ेगा y2 माइनस y3, फिर प्लस x2, फिर y3 माइनस y1, फिर प्लस x3, फिर y1 माइनस y2। ये फॉर्मेट होता है आपका त्रिभुज क्षेत्रफल निकालने का। ठीक है, और इसके बराबर अगर 0 कर देते हैं स्टूडेंट तो ये आपका संरेखी बिंदु हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसी पर लगाते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 x1 की वैल्यू कितना दे दिया है, x1 6, यहाँ लिखेंगे 6, y2 की वैल्यू कितना रखा है यहाँ पे y2 का वैल्यू कितना रखा है 1, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट 1, और माइनस y3 की वैल्यू कितना दिखा -7, अब लिखेंगे -7, फिर प्लस है प्लस लगा देंगे। x2 का वैल्यू कितना दिया 0, लिखेंगे 0 बट कोष्टक में y3 का वैल्यू कितना -7, फिर माइनस y1 की वैल्यू कितना दिया 9, फिर प्लस x3 का वैल्यू कितना दिया -6, y1 की वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे y1 9, माइनस y2 का वैल्यू कितना दिया है स्टूडेंट, तो y2 का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे -1, था क्या लिख देंगे स्टूडेंट -1 लिख देंगे। अब देखिए इसको कैसे हल किया जाएगा स्टूडेंट, इसको देखते हैं, इसके बराबर क्या है 0 है, 0 लिख देंगे। अब इसे हल करेंगे तो हो जाएगा 1/2, तो ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 6, 1 माइनस में माइनस गुणा हो तो क्या जाएगा प्लस, फिर 1 में 7 गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अरे माइनस को गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस, ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब देखिए अब आगे करेंगे तो अब आगे ये होगा कि प्लस 0 -7 अब -9 कितना हो जाएगा -16 हो जाएगा। ठीक है, कि 9 7 16 होता है। अब ये -16 हो जाएगा स्टूडेंट,
प्लस ये कितना हो जाएगा -6 और 9 में से गया तो कितना बचेगा 8 बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा 1/2, ये देखा 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 और 8 छक्का 48, ये क्या हो जाएगा 48 प्लस। अब देखिए 0 में तब -16 का गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, और प्लस से प्लस उतार दीजिए, -6 और -8 तो -6 और -8 कितना हो जाएगा 8 छक्का 48, -48 हो जाएगा बराबर 0। अब स्टूडेंट करना हमको यहाँ के ध्यानपूर्वक आप लोग समझिए कि 1/2 और ये हो जाएगा 48, -48 में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -48 ही आएगा बराबर 0। -48 प्लस 48 कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, 48 और 48 गया तो 0। ठीक है, अब 1/2 में तब 0 गुणा करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि 0 के बराबर आने लगा है। तो यही चीज तो होता है कि जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर आने लगता है तो समझिए कि वही तो संरेखी होता है। तो मतलब कि हाँ जाहिर सी बात है कि ये बिंदु जो है वो संरेखी होगा स्टूडेंट। जाहिर सी बात है कि ये बिंदु क्या है संरेखी है, क्योंकि इसको हल कर रहे हैं तो ये 0 आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ जाता है तभी संरेखी कहलाता है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, नो डाउट आपको होगा क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए फ्रेंड देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका 2020 जो बोर्ड एग्जाम बीता है उसी में क्वेश्चन पूछा गया था। इससे से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको पूछे जाएंगे 2021 में। कह रहा है कि यदि एक गोले के वक्र पृष्ठ की माप कितना दिया है 36 बाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया। ठीक है, कह रहा गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल साधारण, बस उसके फार्मूला पे लिखेंगे तो तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, आ जाएगा सवाल। तो चलिए सोल्यूशन इसका करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया रहता है पहले उसको लिखते हैं। देखिए सवाल लगाने का फॉर्मेट कुछ अलग होना चाहिए, तभी एग्जामिनर आपको जान जाएगा। नहीं कि तुरंत इसका फार्मूला लिख दें बस तुरंत इसका काटा पीटा के आंसर ला दे, नहीं। आपको एक फॉर्मेट के तौर पर लिखा जाता है जिस प्रकार मैं बताऊंगा, एग्जामिनर भी वही चाहेगा कि आप उस तरह ही लिखें। सबसे पहले दिया जो दिया रहता है पहले उसको लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है, लिखा है कि दिया है गोले का वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि दिया है गोले का वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ आपको इस तरह लिखे कि दिया गोले का वक्र पृष्ठ बराबर यहाँ लिखना पड़ेगा आपको 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। जो दिया पहले उसको ऐसे खूबसूरत से लिख देते हैं। ठीक है, फिर हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि जैसे कि ऐसे ये फॉर्मेट आपको लिखना है, जैसे किताब में लिखा रहता है उस फॉर्मेट से आपको लिखना है कि हम जानते हैं कि गोले का आयतन, अभी वक्र पृष्ठ दिया तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, पहले वक्र पृष्ठ निकाल लीजिए। हम जानते हैं कि गोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है, वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, गोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है फॉर्मूला, तो 4 पाई आर स्क्वायर ये फॉर्मेट होता था। आप ही हमको बताइए कि जब गोले का वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर होता है और इसी को बराबर दे दिया हमको 36 पाई, तो सिंपल से हमको करना क्या है कि जो 4 पाई आर स्क्वायर गोले का वक्र पृष्ठ है ये कितना दे रखा है हमको 36 पाई दे रखा है, यही तो। यहाँ से पाई कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ से आ गया 4 आर स्क्वायर बराबर कितना 36 आ गया। तो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर क्या निकलेगा 36/4, तो 4 9 36 मतलब आर स्क्वायर बराबर 9, इसलिए आर बराबर क्या निकल जाएगा यहाँ से 3 निकल जाएगा। ठीक है, तो आर बराबर तब यहाँ से 3 निकल गया, तब यहाँ से आपको त्रिज्या निकल गया। तो गोले का आयतन बहुत आसान है, तुरंत निकाल देंगे। तो गोले का आयतन हमसे पूछा है ना, तो गोले का आयतन बराबर फार्मूला क्या होता है कि 4/3 पाई आर क्यूब, यह फॉर्मेट होता है, मतलब इसका फार्मूला होता है गोले का आयतन निकालने का। बस अब हमको निकालना है तो बस 4/3। ठीक है स्टूडेंट, और पाई है तो पाई लगा दीजिए, और आर कितना दिया 3, तो इसका हमको क्यूब कर देना पड़ेगा। अब देख पा रहे हैं तो 4/3 गुणे पाई और 3 3 9 3 27, इसको कटा दीजिए तो 3 9 27 और या 9 चौको 36, तो यहाँ स्टूडेंट 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो आ जाएगा क्या गोले का आयतन आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल साधारण था। हमको गोले का वक्र पृष्ठ दिया था तो हम गोले का वक्र पृष्ठ के फार्मूला के बराबर उसको हम वक्र पृष्ठ कर दिए हैं। यहाँ से मैंने त्रिज्या निकाल दिया, त्रिज्या निकालने के बाद गोले का आयतन में निकाल दिया हूँ। तो बहुत ही सिंपल साधारण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन 5 आपने बहुत अच्छे ढंग से क्लियर कर लिया स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 5 आपने बहुत अच्छे ढंग से क्लियर कर लिया है, तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर उसको देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि 2019 में भी पूछा गया था और एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर ये क्वेश्चन है। कह रहा है कि 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य कितना दिया है 45.6 किग्रा दिया है, उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए। और इसे हम किस प्रकार लगाते हैं बहुत इजी से, उसको देख लीजिए। देखिए कह रहा है यहाँ पे सोल्यूशन में लिख लीजिए कि 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य कितना दिया है 45.6 किग्रा दिया है। सबसे पहले हम लिखेंगे कि यहाँ हमको क्या दे रखा है समांतर माध्य दे रखा है, समांतर माध्य। अब देखिए समांतर माध्य
हम x बराबर मान लेंगे, कितना दिया है आपको 45.6 kg दिया है, ठीक है। अब देखिए व्यक्तियों की संख्या, यहाँ लिखेंगे व्यक्तियों की संख्या कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। तो जैसे कि आप लोग की मालूम है कि समांतर माध्य बराबर क्या होगा यहाँ पे, कि समांतर माध्य बराबर व्यक्तियों के भारों का योगफल, जितना भी व्यक्ति का भार है उन सभी को जोड़ देंगे, व्यक्तियों के भारों का योगफल बटे में जितना व्यक्ति रहेगा उससे भाग दे देंगे, बटे में व्यक्तियों की संख्या, यही ना होता समांतर माध्य बराबर। जो भी प्रेक्षण दिया रहता था उसका हम लोग योगफल कर देते थे और जितनी प्रेक्षण की संख्या रहती थी उसको भाग देते थे। तो यहाँ पे कंडीशन यही तो होगा कि यहाँ पे जितने भी व्यक्ति के भार रहेंगे उनका योगफल कर दूंगा और जितने भी व्यक्ति रहेंगे उसका भाग दूंगा, समांतर माध्य निकल जाएगा। तो यहाँ पे व्यक्तियों के भारों का योगफल कितना दे रखा है स्टूडेंट यहाँ पे, तो देखिए हमको क्या निकालना है, यहाँ पे उनके भारों का योगफल ही ज्ञात करना है, या समांतर माध्य यहाँ पे दिया है। समांतर माध्य आगे हमको खुद बोल रखा था कि समांतर माध्य कितना है 45.6, समांतर माध्य के नीचे हम क्या लिखेंगे 45.6 लिख देंगे, और व्यक्तियों के भारों का योगफल हमको निकालना है। तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, मान लीजिए कि कुछ इसको पूरा नहीं लिखते हैं, वाई मान लेते हैं, क्योंकि वाई माने हैं किसको, व्यक्ति के भारों की संख्या मान लीजिए। अब व्यक्तियों की संख्या कितना दिया है, 10 दिया, तो सिंपल है। अब यहाँ से वाई वैल्यू निकालेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा 45.6 गुणे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, वाई बराबर कितना निकल जाएगा 556 निकल जाएगा, 556 किग्रा निकल जाएगा। अब वाई किसको माने थे, वाई क्या हमारा व्यक्ति के भारों की संख्या माने थे, तो वाई हमारा निकल गया व्यक्ति के भारों की संख्या। ये हमसे पूछा था उनके भारों का योगफल क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे व्यक्ति के भारों का योगफल ये तो वाई हम माने हैं, तो ये हो जाएगा आपका कि इसलिए हम यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि व्यक्तियों के भारों का योगफल जो निकल के आया है, भारों का योगफल वाई बराबर कितना निकल के आ गया है 456 kg। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो सिंपल, बहुत ही सिंपल है, कुछ हमको इसमें दिया ही नहीं कि हम बात करें। समांतर माध्य दे रखा था, व्यक्तियों की संख्या दे रखा था, मैंने समांतर माध्य बराबर व्यक्तियों के भारों का योगफल और बटा व्यक्तियों की संख्या लिख दिया, समांतर माध्य के नीचे इसको लिख दिया, अब व्यक्तियों के भारों की योगफल को वाई मान लिया, व्यक्तियों की संख्या मेरा 10 था, मल्टीप्लाई कर दिया, बस 456 निकल गया, बात खत्म। तो देखिए ये क्वेश्चन था जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ कि 2019 में पूछा गया था, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी है और 2021 में पूछा जा सकता है, इसको आराम से आप लोग नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट। तो बताइए कि इस वीडियो में मात्र 6 क्वेश्चन रखता हूं ताकि आपको ये प्रैक्टिस कर पाए, और शाम को फिर एक वीडियो अपलोड होगी मैथ की, उसमें भी 10 क्वेश्चन रहेंगे। तो डेली आपको 2 वीडियोस अपलोड होंगी और दोनों वीडियोस में कम से कम आपको दिन में 15-16 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो पाए। तो बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप बहुत सारी वीडियोस दिन में अपलोड होंगी, सभी को आप देखते रहिए, फिर मैथ आपको अपलोड हो जाएंगे शाम को।